हेलो, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतन शर्मा। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे ट्रांसलेशन समझाने वाला हूँ कि उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, ये बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें यह ध्यान रखना होता है, इसका जो मूल मंत्र जो होता है ना, एक तो हमें इसमें देखना पड़ता है सबसे पहले कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन तो जाता है, लेकिन वो कमांड वाला बनेगा, आदेशात्मक बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन जो वाक्य के अनुसार जिसमें सारी चीजें होनी चाहिए, एक मेन क्लॉज बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए तो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होना चाहिए, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो एक वाक्य बन जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं तो एडवर्ब लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब को यहां रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब को बाद में रखेंगे। एडवर्ब के बाद में हम शेष चीजों को लिखते हैं, यहां आ जाएगा OW। शेष चीजें यानी जो भी शब्द है उनको हम बाद में क्रम से उनको लिखते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर वाक्य बनाने का। तो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस होगा, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि भगवान ने तुम्हें आंखें दी है, क्यों नहीं पड़ता है, क्यों नहीं दिखता है तुम्हें, कहते हैं ना। तो भगवान ने तुम्हें आंखें दी है देखने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? गॉड हैज गिवन यू eyes to see. God has given you eyes to see. भगवान ने आपको देखने के लिए आंखें दी है। भगवान ने आपको आंखें दी है देखने के लिए। अगर मान लीजिए आप ये लिखना चाहते हैं भगवान ने आपको चलने के लिए पैर दिया है, तो आप क्या कहेंगे? गॉड हैज गिवन यू फीट टू वॉक। गॉड हैज गिवन यू फीट टू वॉक। भगवान ने तुम्हें चलने के लिए पैर दिए हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए भगवान ने आपको बोलने के लिए जीभ दी है, मान लीजिए, तो गॉड हैज गिवन यू टंग टू स्पीक। यानी टंग का मतलब भाषा भी होती है, टंग मीन जीवा भी होती है, भाषा दी है बोलने के लिए, ये मान लीजिए। तो आप इस तरह से इनको आगे लिख सकते हैं। तो मेरा जो यह सेंटेंस है आज का, गॉड हैज गिवन यू आईज टू सी, भगवान ने आपको देखने के लिए आंखें दी है। दूसरा है हमारा, हमेशा आलस्य से बचो। हमेशा आलस्य से दूर रहें। कैसे लिखेंगे? ऑलवेज अवॉइड आइडलनेस। ऑलवेज अवॉइड आइडलनेस, हमेशा आलस्य से बचो, अर्थात आलस्य से हमेशा दूर रहें। हमारा अगला सेंटेंस है, निश्चय ही आपके अच्छे दिन आएंगे। निश्चय ही आपके अच्छे दिन आएंगे। कैसे लिखेंगे इनको इंग्लिश में? आइए देखिए। You will surely
your good days. You will surely get your good days. निश्चय ही आपके अच्छे दिन आएंगे। ये हुआ। अगर हम लिखें कि वे आपके प्रति ईमानदार नहीं थे या नहीं हैं, कैसे लिखते हैं, इन दोनों को ही मैं आपको समझा रहा हूं। पहले लिख रहा हूं कि वे आपके लिए ईमानदार नहीं हैं, तो कैसे लिखते हैं इसको, दे आर नॉट सिंसियर टू यू। दे आर नॉट सिंसियर टू यू, वे आपके लिए, आपके प्रति ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट सिंसियर टू यू, दे आर नॉट सिंसियर टू यू, वे आपके लिए ईमानदार नहीं है। अगर हम इसे भूतकाल में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको कि they were not sincere, they were not sincere to you, वे आपके लिए ईमानदार नहीं थे। they were not sincere to you। अगला सेंटेंस देखिए, अगर हम कहें कि आपको, या फिर हम ये कहें कि उसे दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, या हम ये कहें कि उसे दूसरों पर कलंक नहीं लगाना चाहिए, कैसे लिखते हैं इसको, आइए देखिए। उसे का मतलब है he should not cast aspersions on others। यदि हम आगे लिखना चाहते हैं, नाउन डालना चाहते हैं, तो अदर पर्सन हो जाएगा, अदर पर्सन्स। तो अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो बहुवचन का होगा, ऑन अदर पर्सन्स हो जाएगा। अगर हम पर्सन नहीं लिखना चाहते हैं तो अदर में ही एस लगा देंगे, तो अदर्स हो जाएगा। She should not cast aspersions on others, उसे दूसरों पर इल्जाम नहीं डालना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से आज के इंपॉर्टेंट जो काफी वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, आप देखिए किस तरह से हम इनको बना रहे हैं और समझ में आने वाली चीज है। एक मिनट भी मायने रखता है, कैसे लिखते हैं इसको, ए मिनट मैटर्स, एक मिनट भी मायने रखता है, ए मिनट मैटर्स। आगे लिखते हैं, यदि हम लिखें, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि सोने की भी हद होती है, बोलने की भी हद होती है, तो कैसे लिखते हैं, तो पहले सोने की भी हद होती है, ये देखिए, there is an extent of sleeping too, there is an extent of sleeping too, सोने की भी अर्थात नींद की भी
कोई हद होती है। देयर इज एन एक्सटेंट ऑफ स्लीपिंग टू। बोलने की भी हद होती है, तो कैसे लिखते हैं इसको? देयर इज एन एक्सटेंट, देयर इज एन एक्सटेंट ऑफ speaking to, there is an extent of speaking to, बोलने की भी कोई हद होती है। कई बार ज्यादा कोई बोल जाता है तो हम ये कहते हैं कि बोलने की भी हद होती है, ठीक है ना। सोने की भी हद होती है। जब हम किसी से तंग आ जाते हैं तो फिर ये बात कहनी पड़ती है कि बोलने की भी हद होती है भाई, सोने की भी हद होती है। तो there is an extent of sleeping, there is an extent of speaking to, ऐसे बोलते हैं। देखिए अगला, कई बार कई लोग ढंग से नहीं बैठते हैं, बैठने का तरीका कुछ सही नहीं होता है उनका, अपने आप में उनको दिखता नहीं है, दूसरे वाले को कहना नहीं चाहते हैं। तो कई बार कई लोग पास वाले बैठे रहते हैं, वो कह देते हैं बैठने का ये कोई तरीका थोड़ा ही है, बैठने इस तरह से थोड़ी बैठते हैं। तो फिर वो ठीक से बैठ जाता है। तो कैसे लिखते हैं? इस तरह से थोड़ी बैठते हैं। कैसे लिखेंगे इसको अंग्रेजी में? तो इसको लिखेंगे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू सिट। बैठने का ये कोई तरीका थोड़ा ही है। दिस इज नॉट द वे टू सिट, बैठने का ये कोई तरीका थोड़ा ही है, ऐसे थोड़ी बैठते हैं। दिस इज नॉट द वे टू सिट, ऐसे थोड़ी बैठते हैं, ठीक है ना। तो कोई काम अगर मान लीजिए बताना है कि ऐसे थोड़ी चलते हैं, तो दिस इज नॉट द वे टू गो, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी जाते हैं। चलने का नाम हो तो फिर आपको टू वॉक करना होगा। दिस इज नॉट द वे टू वॉक, ऐसे कुछ चलने का ढंग थोड़ा ही है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो देखिए आगे, अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि उसे आपके प्रयासों के बदौलत यह सरकारी नौकरी मिली, कैसे लिखेंगे इसको? आइए, he got this government job thanks to your efforts, इसको कैसे लिखा गया है कि he got this government job thanks to your efforts, आपके प्रयासों के बदौलत, आपके प्रयासों के कारण ही उसे यह सरकारी नौकरी मिली। आइए आगे लिखते हैं। अगर मान लीजिए हम कहें कि यह सड़क भागरा जाती है, तो हम सड़क को देखते हैं, सड़क कभी जाती नहीं है, चलती नहीं है, लेकिन कहने का भाव है कि वो सड़क जो है वो किस शहर का नेतृत्व कर रही है, ठीक है ना। तो यह सड़क भादरा की ओर जाती है, यानी यह सड़क जो है भादरा का नेतृत्व करती है। ये सड़क किस शहर का नेतृत्व करती है ये हमें बताना है। तो यानी किधर हो जाती है, कहने का भाव ये। तो आइए कैसे लिखते हैं? दिस रोड लीड्स, लीड लगाना होगा, लीड्स हो जाएगा ये वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। रोड यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट है या जो भी हम लिखेंगे आगे। तो दिस रोड लीड्स टू यानी किसी दिशा बताने के लिए या किसी जगह को बताने के लिए, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं हमेशा, और मूवमेंट में भी हम टू का यूज करते हैं। तो दिस रोड लीड्स टू भादरा, यह सड़क भादरा की ओर जाती है। दिस रोड लीड्स टू भादरा,
ये सड़क भादरा की ओर जाती है, ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हम कहें कि आपका नाम क्या है, तो कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? देखिए, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अब इसमें इज को पूरा नहीं बोला जाएगा, व्हाट इज योर नेम ये पूरा नहीं बोलना है, आपको इतना ही बोलना है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कहा जाए कि वह दयालु इंसान है, वह दयालु व्यक्ति है, कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं ये। तो इसको लिखने के लिए हम ये इस तरह से लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए लिखना है ही के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज इज लगा दिया, ही इज काइंड, मान लीजिए सीधा काइंड नहीं करना, ही इज काइंड बाय नेचर, काइंड बाय नेचर, ही इज काइंड बाय नेचर, वह स्वभाव से दयालु है। अगर आप कह रहे हैं ही इज काइंड तो ये सही नहीं होगा। ही इज काइंड कैसे है, वो काइंड कैसे है, दयालु कैसे है? बाय नेचर, स्वभाव से, क्योंकि व्यक्ति का भी स्वभाव है, जैसे सृष्टि का अपना स्वभाव है वैसे व्यक्ति का भी अपना स्वभाव नेचर होता है। तो नेचर सबके हैं अपने अपने, ठीक है ना, नेचर सभी का होता है। तो व्यक्ति का जो नेचर बतलाया गया है, व्यक्ति जो है नेचर से कैसा है, वो काइंड है। तो आपका वाक्य बिल्कुल सही है। तो ही इज काइंड बाय नेचर, वह स्वभाव से दयालु इंसान है, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।